मिला साहबा, जिस तरीके से बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब माजी में वो साइफर के मामले के ऊपर भी बात करते रहे कि हम तो वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, हमें तो वो ऑक्सीजन देता है, हम उसके साथ ताल्लुकात किस तरीके से ख़राब कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक करारदाद मंजूर होती है, हालांकि इसी वक्त में हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की भी दावत दे रहे हैं कि फिर से दोबारा काबुल वाले मामले के ऊपर काबुल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए या फिर जो है खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ दोबारा से हाथ में लाए जाएं। एक तरफ हम ये भी कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अब इंटरवीन किया जा रहा है, माजी में इंटरवीन नहीं था। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें बड़ा उतार चढ़ाव आता रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से वो हमेशा हमें कहते रहे हैं कि डू मोर, लेकिन इलेक्शन में जो मामलात यहाँ रहे या जो तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के रहे, उसके ऊपर करारदाद लाना और उसके ऊपर ये कहना कि जी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ठीक है, जहाँ तक उनका अज़म है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन ना हो, अच्छी बात है। लेकिन जितनी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की अमेरिका में होती है, शायद ही किसी दुनिया के किसी और ममालिक में होती हो, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन भी रेटिफाई नहीं किए। अब बात यह है कि हमें देखना पड़ेगा, अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री और एक सॉवरेन कंट्री को ये इख्तियार है कि कोई भी उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करे। दहशतगर्दी की मद में हमने करोड़ $100 लिए अमेरिका से, लेकिन हमने दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का साथ भी दिया, एक जनरल ने उनका साथ भी दिया और वो एक तवील लंबा अरसा था। अब उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहती वो जंग हमारी थी कि नहीं थी, क्योंकि हम हमेशा यही समझते हैं कि लोग हमारे भी तो मर रहे थे, हमारे नौजवान शहीद हो रहे थे, तो हमें ये नहुसत को तो निकालना था। आज जो करारदाद आई, अच्छी बात ये होती कि अगर वो यूनानिमसली पास होती, क्योंकि हम भी एज अ सॉवरेन कंट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामान से ये जवाब उनको देते कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री और हम किसी किस्म की मुदाखलत हमारे अंदरूनी मामलात में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। वहाँ पर आप देखें कि मेजॉरिटी के साथ मेरे ख्याल 7 वोट थे जो इसके अगेंस्ट थे, बाकी सारे 368 और समथिंग इस फेवर में थे। वहाँ पर ये करार ऐसी हुई। अब इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, नहीं है, कौन से लॉबियस्ट हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जो भी ये काम कर रहा है वो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में एक जमहूरियत का जो एक अमल चला है बीबी शहीद की शहादत के बाद से, और जो जिसमें बड़ी हमने रुकावटें देखी। मैं उस दिन एक मुताला कर रही थी और देख रही थी कि पाकिस्तान के कौन कौन से वजीर, बल्कि हर वजीर आजम कितना अरसा जेल में रहे हैं। तो हर एक वजीर आजम जो है ना वो पाकिस्तान का जेल गया हुआ है और पिछला वाला जो था वो जेल काट रहा है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, और एक फ्रेजाइल सी डेमोक्रेसी है जिसको हमने अपने साथ लेके चलना है और मजबूत बनाना है, इदारों को मजबूत बनाना है। ऐसे माहौल के अंदर बहुत ज़रूरी है यासिर साहब कि हम मुल्क की सलामती के ऊपर अपनी सियासत को एक तरफ रख के यक ज़बान होके किसी को, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी हो, हम जवाब दें। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें अपना मफाद नहीं देखना चाहिए। शर्मिला साहब, आपकी बात बड़ी अच्छी है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, पूरी कौम को इस पे एक होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्या ये करारदाद पेश करने से पहले आपने अपोजिशन को इत्मीनान में लिया? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये देखिए, ये गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन थी और किसी भी अच्छे काम में या किसी भी लेजिस्लेशन में इनसे अगर इनको एतमाद में भी लिया जाए ना तो आगे से गाली सुनने को मिलती है। आई डोंट नो कि वेदर हुकूमत ने PMLN की जानिब से इनको ये रेजोल्यूशन दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, ये आप उनके किसी नुमाइंदे से पूछ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसी रेजोल्यूशन है जिसके ऊपर ऑपोजिशन को इसकी तायद करनी चाहिए थी। लेकिन मैं अब क्या एक्सपेक्ट करूं इस ऑपोजिशन से। इन्होंने तो पैलेस्टीन के फेवर में जो हम रेजोल्यूशन लाए थे उसकी भी मुखालफत की थी, तो ये क्या चीज़ है आप मुझे बताइए। अब कौन शख्स होगा जो पैलेस्तीन के अंदर जो बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाएं और उसको भी आप अपोज करें? तो इनका शेवा हर चीज़ में नो कहना है, हर चीज़ में अपोज करना है।
अभी कागज भी आज फाड़े इन्होंने, पता नहीं क्या क्या क्या, डेस्क बजाए, रूल्स ऑफ बिजनेस की बुकें जो हैं फेंकी इन्होंने, आई डोंट नो व्हाट। ऐसा माहौल और एक ऐसी रेजोल्यूशन पे जहां पर आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को फरोग दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि यू आर अ सॉवरेन नेशन एंड यू कैन नॉट बी डिक्टेटेड। वहां पर इस किस्म का रवैया ये अफसोसनाक है और मैं कुछ नहीं कह सकती। शर्मिला फारूकी साहबा, एक सवाल ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के ऊपर, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। अब बात यह है कि बजट मंजूर हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किन शराइत की बुनियाद के ऊपर बजट की हिमायत की कि जब टैक्स नेट के अंदर उस तरीके से इजाफा नहीं है, इम्पोज जो किया गया है वो उसी तनख्वाहदार तबके के ऊपर किया गया है, बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है, लेवी की जो कीमत बढ़ाई गई है, आपने ही हमारे प्रोग्राम के ऊपर कहा था कि ये आवाम को अगर इस तरह नचोड़ेंगे तो हम किस तरह से इसकी हिमायत कर सकते हैं, तो अब हमायत किन बुनियादों के ऊपर है? देखिए जी, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने एग्जाम्शन हमारे कहने पे उस पर बर रखी, जैसे टेक्स्ट बुक्स है, स्टेशनरीज है। जब हमने कहा कि जी 26 मिलियन बच्चा है स्कूल और आप किस तरीके टेक्स्ट बुक स्टेशनरी पे 0 से लेके सीधा 18% GST लगा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, डायग्नोस्टिक किट्स थी, उसके ऊपर बरकरार रखा। हमने सेहत के हवाले से भी बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा। और बाकी देखें, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है इस हुकूमत के भी हाथ बंधे हुए। ये बजट इन्होंने बनाया नहीं है और ये बजट IMF ने बनाया है और IMF से इन्होंने बात भी की थी। आई थिंक कुछ मामलात छोटे मोटे इनको मिल गए, बाकी पे ये कुछ नहीं कर सके। सो रियली मैं जब ये सोचती हूँ और जब ये देखती हूँ, देखिए कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस किस्म के हार्श डिसीजन लेना गवारा नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने दोबारा वोटर्स के पास जाना है। वो नहीं चाहेगी कि वो एक अनपॉपुलर सा बजट लेकर आए। लेकिन जब आप किसी के मकरूज होते हैं ना, तो फिर आप कर्ज किसी कुछ शराइत पे लेते हैं, फिर वो शराइत आपको पूरी करनी पड़ती है। तो इस वक्त तो हाथ सबके बंधे हुए हैं। अब अगर हमारी जानिब से इस बजट को सपोर्ट नहीं किया जाता, बजट पास नहीं होता, हुकूमत गिर जाती। कैन वी अफोर्ड अनदर इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान? चाइनीज हमें कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, अमेरिका हमें कह रहा है, सब लोग हमें कह रहे हैं हमें इस मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी। और दूसरी चीज है, देखिए इस बात की मैं बिल्कुल तायद करूंगी कि टैक्स टू GDP रेशो बढ़ना चाहिए। और उसमें देखिए ये सही है और ये गलत बात है कि आपने सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाया है, लेकिन आपने एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी उनकी जो आमदनी है उसको भी टैक्स नेट के अंदर आप लेकर आए। पहले ये नहीं था, पहले एक्सपोर्टर जो था वो जो सिर्फ अपनी सेल्स थी उसके पर 1% एक रिजीम पे टैक्स दे देता था। अब वो भी नॉर्मल रिजीम में आ गए। अगर मैं 35% टैक्स दे रही हूँ तो एक एक्सपोर्टर जो करोड़ों रुपए कमा रहा है वो भी 35% टैक्स देगा, तो वो टैक्स नेट में आए हैं। दूसरी चीज फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के ऊपर एक अच्छा इकदाम इन्होंने उठाया है। वो उसको आई थिंक उस पर कुछ कामयाबी हुकूमत की देखिए कोशिश की है। एक पैराडाइम शिफ्ट अचानक से नहीं आ सकता है, इसको वक्त लगेगा। एक मुल्क जो टैक्स देने का कायल ही नहीं है, लोग पूछते हैं जी हम टैक्स क्यों दें, जी हमें क्या मिलता है टैक्स देके? यू डोंट हैव अ चॉइस। किसी भी मुल्क में आपके पास चॉइस नहीं होती है, किसी मुल्क में, कि मैं क्यों टैक्स दूं, मुझे क्या मिलता है? टैक्स आपने देना है। आपको पता है अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर 45% टैक्सेस लोग दे देते हैं अपनी तनख्वाह में से। दैट्स द काइंड ऑफ टैक्स। लेकिन हाँ, वहाँ पर फिर सर्विस डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, बहुत सारी फैसिलिटी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली वो सर्विस डिलीवरी नहीं है, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना बिटवीन सक्सेसिव गवर्नमेंट एंड द पीपल, वो रहता है कि जी हम पैसा तो देते हैं लेकिन पैसा जाता कहाँ है, हम पे तो नहीं लगता है। ये भी एक तरीके से लोगों की बातें बजा है। साहबा, आप हमायत कर रही हैं बजट में की तमाम तकरीबन इस्लाहात की, तो फिर आप आज प्रोग्राम में ये भी बता दें अवाम की तरफ से जो आप मेरी बात को गलत समझते, मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ बहुत सख्त तरीन बजट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सख्त तरीन होगा। दूध पर टैक्स लगाना मैं बिल्कुल इसके कायल नहीं, चाहे वो डब्बे का दूध हो चाहे वो पैकेज मिल्क हो, मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। गरीब आदमी भी पेट काट के एक रोटी खाएगा लेकिन बच्चे को अच्छा डब्बे का दूध पिलाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोफेशनल, बहुत अक्सर जो प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, वो 5 से 10 लाख के दरमियान उनकी रिम्यूनरेशन होती, तनख्वाहें होती हैं, वो अब 35% के टैक्स नेट के अंदर आ गए। इससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपके मुल्क के ना, लोग जा रहे हैं मुल्क से बाहर। मेरे अपने रिश्तेदार मियाँ बीवी डेंटिस्ट हैं, वो कनाडा मूव हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी यहाँ तो हमें टैक्स ही देना पड़ेगा,
बाहर जाएंगे, कुछ फैसिलिटीज भी मिलेंगी, पासपोर्ट भी मिलेगा, बच्चों की तालीम भी फ्री होगी, तो पीपल आर लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर। अब आपने किस तरीके से इन लोगों को कुछ इनको रखना चाहिए था कि जी ये प्रोफेशनल टैक्स के नेट में नहीं आएंगे, फला प्रोफेशनल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपके मुल्क से सारी हाईली क्वालिफाइड पर्सनल चला गया तो ये मुल्क चलेगा कैसे आगे? इस मुल्क को चलाएगा कौन? ना आपको आईटी प्रोफेशनल मिलेंगे, ना डॉक्टर्स मिलेंगे, ना इंजीनियर्स मिलेंगे। मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, शर्मिला साहिबा यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब आपने इस बजट की हमायत की है कि हुकूमत गिर ना जाए, क्या आप इस बजट के मंजूर होने के बाद हुकूमत खड़ी रहेगी? देखिए जी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था पिछले दिनों द न्यूज़ के अंदर, और मैंने इसमें यही कहा था, ये बजट आने से पहले की बात है जब हम सुन रहे थे ये चीज़ें होने वाली हैं, तो मैंने यही कहा था कि AGK के जो धरना है ना, उससे आप कुछ सीखें, आप कुछ समझें। जब लोगों के ऊपर बोझ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जब चीखें निकलती हैं ना, तो फिर लोग आगे पीछे नहीं देखते कि कौन खड़ा है, फिर वो अपने हुकूक के लिए बाहर निकल आते। AGK में हुआ, अल्लाह ना करे इस मुल्क के अंदर हो, अल्लाह करे कि इस मुल्क के अंदर कोई सुधार हो, कुछ बेहतरी हो। अब देखिए, टैक्स को सपोर्ट ना करना ये एक ऑप्शन नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि एक कानून है उसको ना सपोर्ट करे, कानून नहीं आए। ये बजट है, मुल्क चलना है आगे। 4 महीने हुए इलेक्शन को, क्या हम दोबारा 100 अरब खर्च करके इलेक्शन कर सकते हैं? और क्या ये गारंटी है कि वो इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? और क्या उस इलेक्शन होने के बाद कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो कोई बेहतर बजट लाएगी? नहीं। इस मुल्क के अंदर सक्सेसिवली हमने देखा है कि बजट हमेशा सख्त ही रहे हैं। यानी आप ये तस्लीम कर रही हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए और ना ही पाकिस्तान में होंगे? देखिए, यहाँ पर ये इलेक्शंस ऐसे थे जहाँ पर जीतने वाले को भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं बहुत सारे हलकों पे, अपोजिशन को भी। इस मुल्क में कौन सा इलेक्शन 100% साफ और शफाफ हुआ है? कैन यू नेम मी वन? आप मुझे बता दें कौन सा इलेक्शन आपकी नज़र में साफ और शफाफ हुआ है? ये एक ख्वाब है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन देखें, लेकिन देन इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया के अंदर सवालात उठ रहे हैं। हालांकि वहाँ पर तो EVM यूज़ किया जाता है, लेकिन उस EVM के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ आता है। और 25 साल लगे इंडिया को वो EVM सिस्टम को यहाँ तक लाने में, और आज भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं लोगों के कि जी वो स्टोरेज में रखी जाती हैं मशीन, फिर वो निकलती हैं, फिर वो काउंटिंग होती हैं, तो टेम्परिंग होती फला। तो देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात हर जगह, दुनिया के हर, आप ये ना समझे पाकिस्तान में ये जो इश्यूज हैं ये दुनिया से कोई बालातर हैं या मतलब अनोखे हैं और कहीं नहीं होते। इससे बुरे इंडिया के अंदर तो 25 स्टेट्स के अंदर सेपरेशन मूवमेंट चल रही है।